Hello everyone, welcome in my class. The subject is the company law and today we are going to study about that the topic of Parsat Seema Niyam Memorandum of Association. Memorandum of Association is a must for incorporation manner. So here today we are going through memorandum of association. आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे कंपनी लॉ में वो टॉपिक है पार्षद सीमा नियम. तो लेट्स वी स्टार्ट वेरी क्विकली. एज पर द माय नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्षद सीमा नियम क्या है. हियर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. यदि हम लोग कहें कि मैं क्या है तो ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इट इज़ इन इफेक्ट इट्स चार्टर. It defines its constitution and scope of the power with which it has been set up under the Act. Under the Act means under the 2013 Company Act. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो पार्षद सीमा नियम किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है. इसे कंपनी का चार्टर भी कहते हैं और इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत हम लोगों को चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या चीज़ें इसमें होती हैं. तो पहली जो बात यहाँ पे है कि ये डिफ़ाइन करता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान को. विधान से सीधा सा मतलब है रूल्स और रेगुलेशंस को, नियम और कानून को. और साथ ही साथ में ये भी बताता है द स्कोप ऑफ द पावर्स विथ, कि इसके जो इसका जो स्कोप है या इसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक होगी. तो ओवरऑल यदि हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो सीधी सी बात है कि पार्षद सीमा नियम एक तरह का इम्पॉर्टेंट चार्टर है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम चार्टर भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द चार्टर. एंड द थ्री पर्टिकुलर इट कंटेन्स थ्री आइटम्स और द थ्री एलिमेंट्स. फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. इसमें जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, दूसरा राइट्स ऑफ द कंपनीज और तीसरा लिमिटेशन. तो इसको यदि हम लोग कहें तो कंपनी का उद्देश्य, कंपनी के अधिकार और कंपनी की सीमाओं का उल्लेख इसमें होता है. इसके बाद में बात आती है कि यदि हम लोग इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं MOA को, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको किसी भी कंपनी को बनाना ज़रूरी होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी के समामेलन के लिए. जैसे ही हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ही कंपनी के हम निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो प्रमोटर का सबसे पहला जो प्राइम उसकी जो लायबिलिटी होती है, जो उसका फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो किसी भी कंपनी के उद्देश्य, अधिकार और सीमाओं को बताता है. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पार्षद सीमा नियम में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्जेक्ट मैटर क्या हैं या इसकी विषय सामग्री क्या है, इनमें किन किन बातों को हम लोग शामिल करते हैं. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके कंटेंट्स को. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है नेम क्लॉज, नाम वाक्य. इनमें जिन चीज़ों को हम लोग दर्शाते हैं उसके यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप यदि देखेंगे तो एट अ ग्लांस क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द MOA क्या होता है. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम में जो वाक्य होते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा इसमें तीन चीज़ें होती हैं: कंपनी के अधिकार, कंपनी के दायित्व और कंपनी का उद्देश्य. ये तीन चीज़ों को हम लिखते हैं. तो कंपनी पार्षद सीमा नियम को हम लोग में जिन बातों को हम लोग शामिल करते हैं उसमें सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, मतलब नाम वाक्य. दूसरा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम. तीसरा आता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज और जो चौथा आता है वो आता है लायबिलिटी क्लॉज या इसी को कहते हैं हम लोग दायित्व वाक्य. पांचवा जो वाक्य इसमें शामिल किया जाता है वो होता है कैपिटल क्लॉज और
जो इसमें 6th हम लोगों ने जो क्लॉज लिखा है एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज, इसको भी हम लोग पार्षद सीमा नियम में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में लिखते हैं या इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। द फुल और द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 क्लॉजेस विच विल बी मेंशन्ड इन द MOA। हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि नेम क्लॉज में क्या आता है, रजिस्टर्ड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आता है। तो पहला हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नेम क्लॉज। स्टार्ट करते हैं नेम क्लॉज से। नाम वाक्य की पार्षद सीमा नियम के सब्जेक्ट मैटर में, MOA के सब्जेक्ट मैटर में जो सबसे पहला क्लॉज होता है वो होता है कंपनी का नेम क्लॉज। नेम क्लॉज की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें किन किन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो फॉलोइंग मैटर्स एडेड इन द MOA। फर्स्ट इज़ द प्रपोज्ड नेम। किसी भी कंपनी का जो नाम होता है, जो प्रस्तावित नाम होता है जिसको कंपनी रखना चाहती है, उसका इसमें पूरा जिक्र किया जाता है, पूरा इसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। दूसरी बात होती है द वर्ड इज़ द लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम। लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो अपने नाम के बाद में लिमिटेड कंपनी लिखना उसके लिए ज़रूरी होता है। और यदि प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के लास्ट में, अपने कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखती है। ये चीज़ इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कंपनी को अपने कानूनी अस्तित्व के लिए, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए नाम की ज़रूरत होती है, और ये उसे तभी सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है जब उसका नाम डिसाइड हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग नेम क्लॉज में इंक्लूड करते हैं। प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रस्तावित नाम क्या होगा, लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे प्राइवेट कंपनी के केस में। इसमें हम लोग कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे कि हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो नेम क्लॉज में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला होता है जिन बातों को एक प्रमोटर को, या जब कंपनी में इसको बनाया जाता है, MOA को डिसाइड किया जाता है, तो इसका फ्रेमवर्क बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो पहला होता है वो होता है नेम शुड नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की दृष्टि में जो नाम होना चाहिए वो अवांछनीय नहीं होना चाहिए। यदि सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो नाम कंपनी का रखा जाना है, या जो प्रपोज्ड नाम है, जो प्रस्तावित नाम है, वो सही नहीं है, वो अवांछनीय है, तो कंपनी तो ऐसे कंडीशन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंपनी को रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो इसलिए नाम को लिखते समय या नाम को डिसाइड करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का जो नाम हो वो किसी पुरानी कंपनी से, पुरानी कंपनी का मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनके नाम से मिलता जुलता ना हो। दूसरा है नेम शुड नॉट बी मिसलीडिंग, नाम भ्रामक ना हो। कंपनी का नाम यदि हम लिख रहे हैं और वो मिसलीड कर रही है, कहीं ना कहीं से मिसगाइड कर रही है, तो कंपनी को ऐसा नाम नहीं चुनना चाहिए, ऐसे नाम का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। नाम से कंपनी की वास्तविकता के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, या कंपनी की ओरिजिनलिटी के बारे में पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि ये जो कंपनी का नाम है वो जो कंडीशन जो क्रिएट कर रही है वो मिसलीडिंग की है, वो कहीं भ्रामक स्थिति को पैदा करती है। जैसे यदि इसके लिए एग्जांपल लिया जाए कि जैसे हमने किसी कंपनी का नाम रिलायंस की कंपनी से मिलता जुलता हुआ रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि पब्लिक कंफ्यूज करे कि ये रिलायंस की ही कोई और कंपनी है, या ये किसी व्यक्ति ने अपनी अलग से कंपनी बनाई है। तो इसलिए नाम को डिसाइड करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि नाम बिल्कुल मिसलीड करता हुआ ना हो, नाम एकदम इस तरह का होना चाहिए जो भ्रम की स्थिति पैदा न करे। तीसरा है एम्ब्लेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज अंडर एक्ट। चिन्ह और नाम दुरुपयोग निरोधक अधिनियम के अंतर्गत निषेध न हो। इसका मतलब सीधा सा होता है कि इस एक्ट में, ये एक्ट आपका 1950 है, यदि 1950 एक्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रयोग या जिनका जो यूज़ है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं किया जा सकता है, जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल सम्राट, महारानी, क्राउन, शाही, इम्पीरियल, क्वीन, किंग,
कॉरपोरेटिव, स्टेट, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी, चार्टर्ड, केंद्रीय, यूएनओ, WHO, यदि इस तरह के नाम जिनका यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी के नाम में इसका इस्तेमाल करना चाहता है, और यदि ये आपके प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर यूज़ अंडर एक्ट 1950 में यदि फुली रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो या इसको कहा जाए पूरी तरह से निषेध हैं, तो इस तरह के नामों को नहीं रखा जा सकता है। यदि इस तरह के नाम रखना भी यदि कोई चाहता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट के, उसकी परमिशन के, केंद्रीय सरकार के, इस तरह के नाम नहीं रखे जा सकते हैं। चौथा है कंपनी लॉ बोर्ड रूल्स। कंपनी लॉ बोर्ड्स रूल का सीधा सा मतलब है कंपनी विधानमंडल के नियमों को भी हमें फॉलो करना होगा जब हम किसी भी कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं। तो ये क्या तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि कंपनी ने जो अपने रूल्स बना रखे हैं उसको फॉलो करते हुए, उसको माइंड में अपने में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए ही नेम को डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, नॉट रिसेंबल टू एनी फेमस पर्सन। विख्यात व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता ना हो। कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस बात में कहीं ना कहीं मिसलीड करता हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हो कि ये किसी और भी व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता है। तो ऐसे नाम को भी हमें नहीं लिखना है। जैसे हमने अपनी कंपनी के नाम में सहारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, या हमने टाटा नाम यदि इसमें इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये रतन टाटा को कहीं ना कहीं रिसेंबल करा सकता है, या ये उस व्यक्ति के नाम को हमें बता सकता है जिसकी ऑलरेडी पहले बहुत रजिस्टर्ड कंपनियां रह चुकी हैं। तो इसलिए नाम रखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि इट नॉट रिसेंबल टू एनी फेमस पर्सन, ये किसी विख्यात व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता ना हो। और नेक्स्ट जो इसमें है उनमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिला होना चाहिए यदि नाम ऐसा है जिसको हम रखने जा रहे हैं, और उस नाम को पढ़ने के बाद या उस नाम को जानने के बाद यदि ये लगने लगे कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में आती है, इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में कोऑपरेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निगम शब्द को यदि जोड़ना है तो ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी एथोराइज्ड कैपिटल कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसकी जो कुल अधिकृत पूंजी होगी वो कॉरपोरेशन एक्ट में जितनी पूंजी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या जितनी कैपिटल मेंशन है रूल्स के अकॉर्डिंगली, जिसको हम कॉरपोरेशन के लिए रजिस्टर मानते हैं, तो तब हम ऐसी कंपनी में कॉरपोरेशन टर्म को यूज़ कर सकते हैं या निगम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग शब्द आदि शब्दों का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो ये शब्द तभी यूज़ किए जाएंगे जब कंपनी के नाम के साथ में बैंक, बैंकिंग, ट्रस्ट, फाइनेंस आदि ये सब टर्म तभी जोड़े जा सकते हैं जब कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये क्लियर हो कि कंपनी इसी तरह का काम करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी फाइनेंस का काम नहीं कर रही है और वो अपने नाम के साथ में फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड रख दे या बैंकिंग रख दे और वो काम किसी और नेचर के किसी और ऑब्जेक्ट के लिए कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में मिसलीड हो सकते हैं लोग, तो ऐसे भी नाम नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नेम क्लॉज में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा है हम लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय। तो रजिस्टर्ड क्लॉज में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग इसको देखेंगे। नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, स्टेट ऑफ द कंपनी वेयर कंपनी is going to be situated and state name आर मेंशन अंडर दिस क्लॉज। इस क्लॉज में हम लोग जिन जिन बातों को ख्याल में रखते हैं वो हम लोगों ने देखा कि ये जो रजिस्टर्ड कंपनी का पता, कंपनी के नाम के साथ में कंपनी का पता, उस प्रदेश का नाम जहाँ पर कंपनी स्थापित है, इन सब बातों को हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में डालते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है कि इन कॉरपोरेशन के 15 डेज़ में ही रजिस्टर्ड कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस को
डिसाइड कर लेना चाहिए या इसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। यदि 15 दिनों के अंदर, 15 दिन कब, इनकॉर्पोरेशन के 15 दिनों के भीतर ही रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो जाना चाहिए। तो अ कंपनी शैल ऑन एंड फ्रॉम द 50th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यहाँ मेंशन किया हुआ है इनकॉर्पोरेशन और मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 15th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड at all times thereafter have a registered office capable of receiving and acknowledging all communication and notice as may be addressed to it। ये 15 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कार्यालय हम लोगों को या रजिस्टर्ड ऑफिस को रिसीव कर लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे कि जितना भी पत्राचार हो, जितना भी कम्युनिकेशन हो, संवहन हो या कोई नोटिस हो या कोई लेटर इशू करना हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस से वो उसी पते पर, उसी एड्रेस पे उसको भेजा जा सके। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसको बहुत ध्यान से हम लोग को देखना है। ये होता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य का मतलब सीधा सा है कि जिस पर्टिकुलर मोटिव के लिए, जिस पर्टिकुलर मिशन को पूरा करने के लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कंपनी का वह उद्देश्य जिसके लिए किसी कंपनी को मूर्त रूप दिया गया, तो इसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें किन किन बातों का हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला यहाँ होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग लिमिट ऑफ कंपनी। कंपनी के कार्य सीमा का निर्धारण यहाँ पर हो जाता है कि कंपनी किन कार्यों के लिए बनाई गई है या कंपनी के कार्य की कौन कौन सी सीमाएं हैं और उन सीमाओं से अधिक कंपनी कार्य नहीं कर सकती है। यहाँ पर इसको ध्यान में देना होगा। दूसरा जो आता है वो होता है, जो सेकंड हम लोगों का पॉइंट होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम लोग कंपनी के उद्देश्य का भी निर्धारण करते हैं। जैसे यदि कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए है तो वहाँ पे डालेंगे कि कंस्ट्रक्शन या निर्माणी कार्य के लिए। यदि सर्विस के लिए है, सेवा क्षेत्र के लिए सेवा के लिए खोली जा रही है कंपनी, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, जैसे टूरिज़्म हो गया, होटल हो गया, या फिर बैंकिंग सेक्टर की यदि कोई कंपनी हो गई, तो वहाँ पर कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दो चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, एक इसकी कार्यसीमा और दूसरा इसका उद्देश्य। वर्किंग लिमिट ऑफ कंपनी और ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लॉज में या उद्देश्य वाक्य में लिखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्लॉज से हम लोगों का क्या मतलब होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम लोग इन बातों का भी ख्याल रखते हैं कि सेफ्टी एंड गारंटी टू द इन्वेस्टर, कंपनी के विनियोजकों की सुरक्षा इससे रहती है। किस मामले में? जब कंपनी का उद्देश्य वाक्य पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से स्पष्ट है, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई मिसलीडिंग की कंडीशन नहीं है, तो कंपनी वहाँ पर इसके इन्वेस्टर, जो इसके विनियोजक होंगे, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, इंश्योर होते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट, सही जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। देन कंट्रोल ओवर द डायरेक्टर्स, यदि वर्किंग लिमिट वहाँ पर मेंशन है कि कार्य की सीमा का निर्धारण किया गया है, तो ऐसे में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे वो अपने कार्यों को अपनी सीमा में करेंगे, अपने डिसीजंस, अपने वर्क को वो उस लिमिटेशन में करेंगे जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है। और तीसरा है सेफ्टी ऑफ द क्रेडिटर्स, ऋणदाताओं की सुरक्षा। ऋणदाता से यहाँ मतलब है कि कंपनी में अन्य व्यक्ति जो कंपनी के कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, या इसको कहा जाए कि जो कहीं ना कहीं से जिन्होंने हमको ऋण दिया हुआ है वो भी इसमें सुरक्षित रहते हैं यदि उन्हें कंपनी के उद्देश्यों के बारे में मालूम होता है। तो इन बातों के साथ में हम लोग कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ध्यान से बनाते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। अगला यदि हम लोग बात करें तो जो फोर्थ इसका क्लॉज है वो है इसका लायबिलिटी क्लॉज, दायित्व वाक्य। दायित्व वाक्य यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें मेंशन होती हैं। पहली कि कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय द शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा जो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं, जो सूचना इसमें डालते हैं, वो होता है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व। और तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तीनों ही हम लोगों ने काइंड्स ऑफ कंपनी के कंडीशन में बहुत डीपली पढ़ा हुआ है कि ये तीनों इन तीनों का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर हम लोग यदि बात कहें तो
अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब सीधा सा होता है कि कंपनी के अंशधारी जो होंगे, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी लायबिलिटी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू तक लिमिटेड होती है, कंपनी के लिए गए शेयर के अंकित मूल्य तक होती है। इससे अधिक वो किसी भी तरह का भुगतान नहीं करेंगे, वो कंपनी को इससे ज़्यादा राशि नहीं देंगे। सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी उनकी रहेगी जितनी उनके शेयर की फेस वैल्यू की है। तो पहला तो ये चीज़। दूसरी बात है लिमिटेड बाय द गारंटी। इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जो हमारी नॉन कॉमर्शियल यूनिट्स होती हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है जैसे खेल के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए, तो यहाँ पर या क्लब है कोई, तो वहाँ पर किसी भी मेंबर की, किसी भी सदस्य की जो लायबिलिटी होगी वो सिर्फ उसके गारंटी तक ही होती है। गारंटी का मतलब यदि उसने 1 लाख रुपए तक का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो वो 1 लाख रुपए तक के लिए ही वो उसकी लायबिलिटी बनती है, उससे अधिक उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और ये जो मेंशन होती है गारंटी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते समय ही लिख दिया जाता है कि इस सदस्य की जो लायबिलिटी होगी, इस मेंबर की लायबिलिटी होगी, वो कितने रुपए कितने तक सीमित रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी की हम लोगों ने जो बात कही थी, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो नो डाउट एग्जिस्टेंस में नहीं होती हैं। फिर भी यदि हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, उसके मेंबर्स होंगे, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो शेयर्स के अलावा भी यदि कंपनी को पेमेंट करना होता है तो ये अपनी प्राइवेट एसेट से या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसका भुगतान करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 5th में, इसमें कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो सबसे पहला है वो कैपिटल क्लॉज में डिटेल्स अबाउट द टोटल शेयर कैपिटल। इसमें कुल अंश पूंजी का पूर्ण विवरण दिया जाता है कि जो कंपनी की पूंजी है वो अधिकृत पूंजी जो है, एथोराइज्ड कैपिटल है, वो कितनी है, इसका पूरा डिटेल दिया जाता है। दूसरी बात होती है कि शेयर्स कितने टाइप के होंगे। अंश पूंजी के बारे में बताया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैसे होंगे या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स कैसे होंगे, पूर्वाधिकारी अंश। और वहाँ पर हम लोग ये भी बताते हैं कि कंपनी की समता पूंजी के बारे का भी पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा जाता है। तो 3 कैपिटल क्लॉज में हम लोग 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि असीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर, असीमित दायित्व वाली कंपनी का मतलब सीधा सा है कि वो कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, उसको छोड़कर बाकी जो कंपनियां होती हैं वो इन तीनों डिटेल्स को पूरा का पूरा कैपिटल क्लॉज में मेंशन करती हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल देती हैं कि कंपनी की कुल पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी क्या है और उसकी अंश पूंजी क्या है। अंश पूंजी में इक्विटी शेयर के बारे में, और अंश पूंजी में जो लास्ट हमारा है वो है एसोसिएशन एंड द सिग्नेचर क्लॉज, जिसमें ये किन किन बातों का हम लोग उल्लेख करते हैं। तो जो भी इसमें डिटेल्स होते हैं, तो डिटेल्स अबाउट द सब्सक्राइबर नेम्स, एड्रेस, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड देयर सिग्नेचर्स। इसमें कंपनी के जितने भी ये आपके अभिकर्ता होते हैं या अभिदाता होते हैं, उनके नाम, उनके पते और उन्होंने जितने शेयर्स लिए हुए हैं उनके मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, और साथ में इनका हस्ताक्षर इस बात को पुष्ट करते हुए, इस डिक्लेरेशन के साथ में, इस घोषणा के साथ में कि वे इस बात के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, वो इस बात को के लिए एग्री हैं कि एक कंपनी जिसका फॉर्मेशन किया जाना है वो लीगली फॉर्म हो जाए। और ये लोगों ने कंपनी के उनके नाम के आगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए एक्सेप्टेंस दी है, इन लोगों ने इस शेयर को ले लिया है। ये फुल इंफॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन की जाती है एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके कंटेंट, इसके सब्जेक्ट मैटर को या इसके उन भागों को जाना कि कौन कौन से वाक्य हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, किन किन वाक्यों को इसमें शामिल किया जाता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको देख के आप लोग अपने नोट्स को भी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने फुल डिटेल्स में आप लोगों को इसमें मटेरियल भी दिया है और इसमें समझाया भी है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक
बहुत ध्यान से वॉच करिए, अपने नोट्स को बनाइए और इसको बार बार जितना आप सुनेंगे आपकी कन्फ्यूज़न, आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.